बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ने स्टार्ट किए थे। सिलसिले को वहाँ से शुरू कर जोड़ते हैं जहाँ से लास्ट टाइम हमने ख़त्म किया था, और हम ये बात कर रहे थे कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन जो है ये हमेशा एक दूसरे के साथ कम्पीट करते हैं और ये साथ साथ चलते हैं। यानी जहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो रही होती है ऑफन उसके साथ साथ जो है वो एलिमिनेशन भी हो रही होती है। तो कौन से फैक्टर हैं जिनकी हेल्प से हम डिसाइड करते हैं कि सब्स्टिट्यूशन जो है वो प्रेफर्ड होगी या एलिमिनेशन जो है वो प्रेफर्ड होगी। ये लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे। इसी बात को हम एक दफ़ा फिर से समराइज़ कर लेते हैं कि कौन से फैक्टर हैं जो डिटरमिन करते हैं कि वेदर सब्स्टिट्यूशन जो है वो प्रेफर्ड रिएक्शन होगा या एलिमिनेशन। तो तीन जो बेसिक फैक्टर्स हैं उनमें से पहला फैक्टर जो है वो न्यूक्लियोफाइल है। जो न्यूक्लियोफाइल हम यूज़ कर रहे हैं अगर तो वो स्ट्रॉन्ग बेस है तो फिर एलिमिनेशन जो है वो प्रेफर्ड रिएक्शन होगा ओवर सब्स्टिट्यूशन। दूसरा फैक्टर जो है वो इसमें जो अटैकिंग ग्रुप है उसकी बल्कीनेस है। अटैकिंग ग्रुप यानी जिसको हम न्यूक्लियोफाइल या बेस कहते हैं, अगर वो बल्कि या हैवी ग्रुप है तो देन भी एलिमिनेशन जो है वो प्रेफर्ड होगी ओवर सब्स्टिट्यूशन। और तीसरा फैक्टर जो है वो टेम्परेचर है। हाई टेम्परेचर जो है वो फेवर करता है एलिमिनेशन को ओवर सब्स्टिट्यूशन। यानी एलिमिनेशन के लिए तीन चीज़ें जो हैं अगर होंगी तो एलिमिनेशन प्रेफर्ड रिएक्शन होगा। स्ट्रॉन्ग बेस, और जो बेस हम यूज़ कर रहे हैं अगर वो बल्कि ग्रुप है, और थर्ड चीज़ ये है कि जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो एलिमिनेशन उतना ही ज़्यादा प्रेफर्ड रिएक्शन होगा। अब एलिमिनेशन मैकेनिज़्म वाइज जो है वो कितनी तरह की होती है। जिस तरह से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो मैकेनिज़्म वाइज दो तरह के होते हैं, यानी SN1 जिसको हम यूनिमोलिकुलर कहते हैं और SN2। सेम वे एलिमिनेशन रिएक्शन जो है ये भी दो वेज में प्रोसीड कर सकते हैं, यानी E1 मैकेनिज़्म हो सकती है, E2 मैकेनिज़्म हो सकती है। अब इन दोनों मैकेनिज़्म को हम थोड़ा थोड़ा देखते हैं कि इनके अंदर बुनियादी फ़र्क जो है वो क्या होता है। तो E1 मैकेनिज़्म जो होती है इसके अंदर जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है वो यूनिमोलिकुलर होता है। उसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ अल्काइल हैलाइड जो है वो इन्वॉल्व होता है, जिसके नतीजे में कार्बोकेटाइन फार्म होता है, यानी लिविंग ग्रुप जो है वो डिपार्ट कर जाता है जिसके नतीजे में कार्बोकेटाइन फार्म होता है। रेट डिटर्मिनिंग स्टेप के अंदर बेस की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। यानी ये जो E1 मैकेनिज़्म है ये बेसिकली 2 स्टेप मैकेनिज़्म है, जिसमें फर्स्ट स्टेप के अंदर लिविंग ग्रुप डिपार्ट कर जाता है जिसके नतीजे में कार्बोकेटाइन फार्म होता है, और फिर सेकंड ग्रुप में जो सॉल्वेंट होता है जो वीकली बेसिक हो सकता है वो पुल ऑफ करता है प्रोटॉन को फ्रॉम बीटा कार्बन, जिसके नतीजे में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इंड्यूस हो जाता है जो फाइनल प्रोडक्ट होती है। यानी आप इस बात को यूँ समझ सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप के अंदर ये X ग्रुप जो है वो लीव कर जाता है जो जिसके नतीजे में ये वाला कार्बोकेटाइन फार्म होता है, और फिर सेकंड स्टेप के अंदर ये बेस जो है वो यहाँ से प्रोटॉन पुल ऑफ करेगा जिसके नतीजे में ये वाली फाइनल प्रोडक्ट फार्म होगी। सो ये E1 मैकेनिज़्म जो है ये 2 स्टेप मैकेनिज़्म होती है, जिसमें पहले स्टेप के अंदर कार्बोकेटाइन फार्म होता है, फिर सेकंड स्टेप के अंदर फाइनल प्रोडक्ट आपके पास बनती है। कॉन्ट्रेरी टू दिस जो E2 मैकेनिज़्म होती है ये सिंगल स्टेप मैकेनिज़्म होती है और ये बाई मॉलिकुलर मैकेनिज़्म है। यानी जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है, जो ओनली स्टेप होता है इस मैकेनिज़्म के अंदर, उसके अंदर अल्काइल हैलाइड के साथ साथ बेस भी इन्वॉल्व होता है। यानी ये कंसर्टेड मैकेनिज़्म होती है जिसमें प्रोटॉन का निकल जाना और लिविंग ग्रुप का डिपार्चर ये साइमल्टेनियस होते हैं। यानी इसमें एक ही स्टेप होता है जिसके अंदर बेस जो है वो प्रोटॉन को पुल ऑफ करता है, और उसी स्टेप बेस जैसे ही ये प्रोटॉन पुल ऑफ करता है उसी स्टेप के अंदर ये लिविंग ग्रुप जो है वो डिपार्ट कर जाता है और एक नया कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फार्म होता है जिसके नतीजे में ये वाली फाइनल प्रोडक्ट फार्म होती है। यानी एक डिफरेंस और तरह से भी इस डिफरेंस को हम डिस्कस कर सकते हैं कि जब हम रेट इक्वेशन लिखेंगे तो E1 मैकेनिज़्म के अंदर चूँकि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप के अंदर सिर्फ अल्काइल हैलाइड जो है वो इन्वॉल्व होता है, सो रेट ऑफ रिएक्शन जो E1 मैकेनिज़्म का है ओनली डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। उसमें बेस जो है वो कहीं भी अपीयर नहीं होगा रेट इक्वेशन में। और इसके बरक्स जो E2 मैकेनिज़्म है वो चूँकि सिंगल स्टेप मैकेनिज़्म है, तो जब हम रेट इक्वेशन लिखेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंड करेगा बोथ अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड बेस। अब ये कि एलिमिनेशन रिएक्शन E1 के थ्रू कब प्रोसीड करेगा और E2 मैकेनिज़्म के थ्रू कब प्रोसीड करेगा। देयर आर नंबर ऑफ़ फैक्टर्स टू डिसाइड करते हैं कि कब E2 मैकेनिज़्म जो है उसके थ्रू एलिमिनेशन होगी और कब जो है वो E2 की थ्रू मैकेनिज़्म के थ्रू रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करेगा। उसमें से जो एक मोस्ट ऑब्वियस फैक्टर है वो बेस है।
तो अभी जो हम रेट इक्वेशन देख रहे थे उसमें हमने ये वाली बात देखी कि रेट इक्वेशन जो E2 मैकेनिज़्म है उसके अंदर सिर्फ बेस इन्वॉल्व होता है, जबकि ईवन मैकेनिज़्म की जो रेट इक्वेशन है उसके अंदर बेस की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसका मतलब यह है कि ओनली E2 रिएक्शन जो इज़ इफेक्टेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ बेस। तो इस बात का मतलब ये होगा कि अगर हम हाई कंसंट्रेशन बेस की यूज़ करेंगे या स्ट्रॉन्गर बेस यूज़ करेंगे तो E2 मैकेनिज़्म जो है इस प्रेफर्ड ओवर E1 मैकेनिज़्म। मिसाल के तौर पे ये टर्शियरी अल्काइल ब्रोमाइड है जिसके अंदर हम एक स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो यूज़ कर रहे हैं हाइड्रोक्साइड, और इसकी हम सपोज हम कह रहे हैं कि इसको हम हाई कंसंट्रेशन के अंदर यूज़ कर रहे हैं। सो यहाँ पे ये सिंगल स्टेप मैकेनिज़्म होगी जिसके अंदर उसी एक स्टेप के अंदर बीटा हाइड्रोजन जो है वो पुल ऑफ होगा और उसी स्टेप के अंदर जो है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इंड्यूस हो जाएगा विद द डिपार्चर ऑफ लिविंग ग्रुप। तो इसका मतलब है कि बेस जितना हम स्ट्रॉन्ग यूज़ करेंगे और जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन हम उसकी यूज़ करेंगे E2 मैकेनिज़्म जो है वो प्रेफर्ड होगी। कॉन्ट्रेरी टू दिस जो E1 मैकेनिज़्म है उसके अंदर चूँकि बेस की कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, सो अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ करें, वीक बेस यूज़ करें और इवन अगर हम बेस यूज़ ना भी करें तो सॉल्वेंट जो है वही सफिशेंटली स्ट्रॉन्ग होता है कि वो प्रोटॉन को पुल ऑफ करके कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इंड्यूस करवा दे। तो बेस की स्ट्रेंथ और बेस की कंसंट्रेशन ये फेवर करती है E2 मैकेनिज़्म को। अब इसमें एक बात यहाँ पे और देखें कि अगर जो अल्काइल हैलाइड हम यूज़ कर रहे हैं वो बल्कि नहीं है तो फिर हाइड्रोक्साइड जो है वो कोई सूटेबल चॉइस नहीं होगी। उसकी रीज़न यह है कि अगर हम हाइड्रोक्साइड यूज़ करेंगे तो इस तरह के सीन में ये होगा कि जो सब्स्टिट्यूशन है वो ज़्यादा प्रेफर्ड रिएक्शन होगा कंपेयर टू एलिमिनेशन। सो इसका मतलब है कि E2 मैकेनिज़्म तब जो है वो प्रेफर्ड होगी जब हम स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ करेंगे और फिर वो बल्कि बेस होगा। जितना बेस जो है वो बल्कि होगा उसके लिए प्रोटॉन पिक करना जो है वो आसान होगा। इसके मुकाबले में अगर बेस हम हाइड्रोक्साइड यूज़ करें जो कि बिल्कुल भी बल्कि नहीं है तो इसके लिए ज़्यादा आसान बात यह है कि वो कार्बन के ऊपर अटैक करे कंपेयर टू कि वो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन पुल ऑफ करे। तो जो बेटर चॉइस है एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए वो बल्कि और स्ट्रॉन्ग बेस है। मिसाल के तौर पे हम इस तरह के एक बेस की बात कर लेते हैं जैसे टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड है और जो टर्शियरी ब्यूटानोल है जिसका ये कॉन्जुगेट बेस है उसकी pKa वैल्यू जो है वो 18 होती है। इसका मतलब कि टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है और स्ट्रॉन्ग बेस होने के साथ साथ इसमें जो दूसरी बात है वो ये कि ये बल्कि बेस है। मसलन यानी टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड ये वाला जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस होने के साथ साथ बल्कि बेस है, तो इसलिए ये E2 मैकेनिज़्म के लिए जो है वो बड़ी सूटेबल चॉइस होगी। मसलन यहाँ पे हम कह रहे हैं कि हमारे पास साइक्लोहेक्सेन का जो है वो डाइब्रोमाइड है तो हम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड जो है उसको बेस के तौर पे यूज़ करते हैं तो दो कंसेक्टिव E2 रिएक्शन जो है वो होंगे जिसके नतीजे में 2 दफ़ा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है वो इंड्यूस होगा और ये फाइनल प्रोडक्ट जो आपको नज़र आ रही है ये फॉर्म होगी। ये प्रोडक्ट जो है वो किस तरह से बनी है, एक्चुअली यहाँ पे 2 कंसेक्टिव जो है वो E2 मैकेनिज़्म जो है वो हुई हैं। पहले स्टेप के अंदर जो है वो यहाँ से जो ये ब्यूटॉक्साइड है वो यहाँ से प्रोटॉन पिक करेगा और ये वाला कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है वो डेवलप हो जाएगा। ये पहली E2 मैकेनिज़्म है। दूसरी E2 मैकेनिज़्म के अंदर सेम वे उसी तरह से होगा कि फिर से जो ब्यूटॉक्साइड है वो फिर से यहाँ से प्रोटॉन पिक करेगा और दूसरा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है वो भी इंड्यूस हो जाएगा और ये वाली फाइनल प्रोडक्ट बनेगी। तो इसका मतलब कि बेस जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि कब जो है वो सब्स्टिट्यूशन होगी और कब जो है वो E2 के थ्रू रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करेगा और कब जो है वो E1 के थ्रू प्रोसीड करेगा। स्ट्रॉन्गर बेस और कंसनट्रेटेड बेस ये E2 को जो है वो प्रेफर करवाता है रिएक्शन को, और अगर हम यूज़ जो सॉल्वेंट जो है सिर्फ उसी को हम बेस के तौर पर यूज़ कर रहे हैं तो देन E1 जो है वो प्रेफर्ड मैकेनिज़्म होगी। और जो बेस्ट चॉइस है वो ये है कि आप एक तो बल्कि बेस यूज़ करें और दूसरा जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस। एक बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला जो बेस है इस तरह के रिएक्शंस में वो DBU है। अब आप देखें कि DBU के अंदर 2 चीज़ें, DBU मतलब ये DBU है यानी दिस इज़ 1,8 डाईएज़ो बाईसाइक्लो 4,5,0 अनडिकीन 7। अब इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस किस लिए, अगर आप इसके स्ट्रक्चर पे गौर करें तो ये बेसिकली एमिडीन है और एमिडीन्स जो होती हैं इनके मतलब आप लोगों को पता है कि ये स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, यानी दोनों नाइट्रोजन जो हैं वो एक दूसरे के लोन पेयर को रीइंफोर्स करते हैं। सो इलेक्ट्रॉन पेयर जो डोनेटिंग एबिलिटी है वो एमिडीन्स की काफ़ी ज़्यादा होती है जिसकी वजह से ये स्ट्रॉन्ग बेस है।
और स्ट्रक्चर पे अगर आप गौर करें तो आपको नज़र आ रहा है कि ये काफ़ी बल्की ग्रुप है। सो इसके लिए प्रोटॉन को पिक करना जो है वो आसान होगा कंपेयर टू कि ये कार्बन के ऊपर जाके अटैक करे। ज़ाहिर है बल्की ग्रुप जो है उसके लिए कार्बन के ऊपर अटैक करना जो है इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट। तो इसकी बल्कीनेस तो स्ट्रक्चर से ही ऑब्वियस है। और अगर हम बात करें कि इसकी बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो इतनी ज़्यादा क्यों है, तो दोनों नाइट्रोजन जो हैं वो एक दूसरे के जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग एबिलिटी है उसको रीइंफोर्स करेंगे, और जितनी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग एबिलिटी ज़्यादा होती है किसी भी बेस की, उतना ही वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो जब ये दोनों नाइट्रोजन एक दूसरे की इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग एबिलिटी को रीइंफोर्स करते हैं तो इनके लिए जो प्रोटॉन पिक करना है वो आसान हो जाता है, जिसके नतीजे में एमिडीनियम आयन जो है वो फॉर्म होता है। और फिर दूसरी बात यहाँ पे यह है कि जो एमिडीनियम आयन बनता है जब ये प्रोटॉन पिक कर चुके होते हैं तो एमिडीनियम आयन जो है ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, और बेस का कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा जो कॉन्जुगेट एसिड है वो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा बेस उतना स्ट्रॉन्ग होगा। तो इस रीज़न की वजह से DBU जो है यानी 1,8-डाईएज़ोबाइसाइक्लो-4,5,0 अनडिकीन 7 ये स्ट्रॉन्ग बेस है, और दूसरा बल्कि भी है, ये ग्रुप काफ़ी ज़्यादा बल्कि बेस है। सो ये एक बहुत अच्छी चॉइस है E2 एलिमिनेशन के लिए। अब इसमें मैं कुछ एग्जांपल्स आपको शो करवाता हूँ जिसमें ये दोनों केसेस में DBU को यूज़ किया हुआ है, जिसके नतीजे में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इंड्यूस करवाया हुआ है। जो पहला रिएक्शन है उसमें आप देखें कि हमने DBU को जो है वो यूज़ किया हुआ है। तो पहले स्टेप में यहाँ पे इस पोजीशन से ये हाइड्रोजन पिक कर लेता है, जिसके नतीजे में एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है वो इंड्यूस हो जाता है, और ये रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करता है थ्रू E2 मैकेनिज्म। इसी तरह जो दूसरी एग्जांपल यहाँ पे शो करवाई हुई है इसमें भी ये बीटा कार्बन से हाइड्रोजन जो है ये DBU पिक कर लेता है, जिसके नतीजे में ये वाली फाइनल प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म होती है। यहाँ पे एक बात और आप नोट कर सकते हैं जो पीछे की हुई बातों को जो है वो एंडोर्स करेगी कि हमने हाई टेम्परेचर जो है वो यूज़ किया 80 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हाई टेम्परेचर जो है पीछे हम बात कर रहे थे कि हाई टेम्परेचर जितना हम यूज़ करेंगे एलिमिनेशन जो है वो उतना प्रेफर्ड रिएक्शन होगा कंपेयर टू सब्सटीट्यूशन। तो ये दोनों बातें जो हैं वो ऑब्वियस हैं कि जितना आप आप बल्कि बेस यूज़ करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ करते हैं, और टेम्परेचर जितना ज़्यादा रखेंगे E2 मैकेनिज़्म जो है उतनी प्रेफर्ड होगी। अब मैकेनिज़्म जो है E1 होगी या E2 होगी, इस बात पे भी डिपेंड करती है कि जो हम सबस्ट्रेट यूज़ कर रहे हैं वो किस तरह का है। जो सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर है वो अलाउ कर सकता है किसी रिएक्शन को टू प्रोसीड थ्रू E1 मैकेनिज़्म, यानी वो सारे सबस्ट्रेट जिनके अंदर कार्बोकेटाइन जो है वो स्टेबल होता है उनके लिए ये वाली बात आसान होती है कि एलिमिनेशन रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करे थ्रू E1 मैकेनिज़्म। मिसाल के तौर पे यहाँ पे कुछ एग्जांपल जो नज़र आ रही हैं, ये सारे सबस्ट्रेट जो हैं ये प्रेफर करते हैं E1 मैकेनिज़्म को, और इसके पीछे रीज़न जो है वो ये है कि इन सारे जो सबस्ट्रेट्स हैं इनके जो कार्बोकेटाइन हैं वो स्टेबल होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम जो टर्शियल काइल हैलाइड है उसको हम यूज़ करते हैं तो जो कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है वो टर्शी इन नेचर है, और आपको पता है कि जो टर्शी कार्बोकेटाइन होता है वो बड़ा स्टेबल होता है। सो इस सबस्ट्रेट के लिए जो प्रेफर्ड मैकेनिज़्म होगी वो E1 होगी। इसी तरह से अगर हम एलिलिक जो हैं वो अल्काइल हैलाइड यूज़ करते हैं तो जो अल्फ़ा कार्बन है उसके नेबर में जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है वो भी अपना एक रोल प्ले करता है कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करवाने में। सो ये जो एलिलिक हमने अल्काइल हैलाइड यूज़ किया हुआ है इसमें जो कार्बोकेटाइन बना हुआ है ये भी स्टेबल है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस नेबरिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो जिसकी वजह से यहाँ पे भी जो प्रेफर्ड मैकेनिज़्म होगी वो E1 होगी। इसी तरह से अगर बेंजिलिक सिस्टम है तो इसमें जो कार्बोकेटाइन है वो भी ज़्यादा स्टेबल होगा, और अगेन इसकी रीज़न ये है कि इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के नेबर में जो अराइल ग्रुप मौजूद है ये इसको स्टेबलाइज करने में हेल्प करेगा। और सिमिलरली अगर अल्फ़ा हेट्रो एटम सब्सटीट्यूटेड अल्काइल हैलाइड है तो इस कार्बन के नेबर में जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना है, अगर इसके नेबर में कोई इलेक्ट्रॉन पेयर कंटेनिंग ग्रुप जैसे हेट्रो एटम जैसे ऑक्सीजन या नाइट्रोजन वगैरह मौजूद हैं तो ये भी हेल्प करेंगे कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करने में। मसलन ये वाला जो अल्काइल हैलाइड है जिसके नतीजे में अल्कोक्सी ग्रुप मौजूद है जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो लोन पेयर मौजूद है, तो ये लोन पेयर हेल्प करता है इस कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करवाने में। और पीछे जैसे हम बात कर रहे थे कि वो सारे अल्काइल हैलाइड्स जिनके कार्बोकेटाइन जो हैं वो स्टेबल होते हैं उनके लिए ये वाली बात आसान होती है कि वो एलिमिनेशन रिएक्शन अंडरगो करें थ्रू SN1 मैकेनिज़्म। इसी तरह से कुछ अल्काइल हैलाइड ऐसे हो सकते हैं जो कि
मे बी कि वो एलिमिनेशन को अंडरगो करें बाय E1 और सिमिलरली वो E2 के थ्रू भी अंडरगो कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे जो एग्जांपल मैंने ली हुई है, यहाँ पे ये एक टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है। अब इसमें कार्बोकेटाइन जो है, इसकी स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो ये इसकी स्टेबिलिटी टर्शियरी कार्बोकेटाइन और प्राइमरी कार्बोकेटाइन के दरमियान में आती है। यानी इसकी स्टेबिलिटी टर्शियरी कार्बोकेटाइन से तो कम है लेकिन प्राइमरी कार्बोकेटाइन से ज़्यादा है। तो इस वजह से ये वाला कार्बोकेटाइन बन सकता है, अगरचे इसके इसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी कि टर्शियरी कार्बोकेटाइन की है। सो देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि अगर हम अप्रोप्रिएट कंडीशंस जो हैं वो अप्लाई करें तो ये वाला अल्काइल हैलाइड जो है मे अंडरगो E1 मैकेनिज्म, जिसके नतीजे में ये वाली फाइनल प्रोडक्ट बनेगी। और कुछ सबस्ट्रेट ऐसे होते हैं कि दे नेवर अंडरगो एलिमिनेशन बाय E1 मैकेनिज्म। मिसाल के तौर पे ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है तो ये कभी भी E1 के थ्रू जो है वो अंडरगो नहीं करेगा एलिमिनेशन। उसकी रीज़न यह है कि इसमें जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो प्राइमरी कार्बोकेटाइन है और प्राइमरी कार्बोकेटाइन बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होते, इसलिए यहाँ पे E1 का कोई भी चांस नहीं है। अब कुछ सबस्ट्रेट ऐसे हैं जो ना ही E1 के थ्रू एलिमिनेशन अंडरगो करते हैं, ना ही E2 के थ्रू जो है वो अंडरगो करते हैं एलिमिनेशन। उसकी रीज़न ये होती है कि इनमें कोई भी प्रॉपरली प्लेस्ड हाइड्रोजन मौजूद नहीं होता जो कि एलिमिनेशन के लिए ज़रूरी है। यानी बीटा कार्बन के ऊपर कोई हाइड्रोजन होता नहीं है, यानी या तो इनमें बीटा कार्बन होता ही नहीं है और अगर बीटा कार्बन हो तो उसके पास देने के लिए हाइड्रोजन नहीं होता, जिसकी वजह से इनमें एलिमिनेशन नहीं होती, नाइदर थ्रू E1 ना थ्रू E2। मिसाल के तौर पे ये मिथाइल हैलाइड है, इसमें चूँकि बीटा कार्बन मौजूद ही नहीं है सो इसमें तो किसी भी तौर एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से आप ये देखें कि ये वाला जो सबस्ट्रेट है ये भी एलिमिनेशन अंडरगो नहीं करता। उसकी रीज़न ये है कि जो बीटा कार्बन है उसके पास कोई भी हाइड्रोजन मौजूद नहीं है जो कि मैंडेटरी कंडीशन है एलिमिनेशन के लिए। सेम वे ये वाला सबस्ट्रेट जो है इसमें भी बीटा कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे भी एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं है आइदर थ्रू E1 और E2। जो पोलर सॉल्वेंट्स हैं वो भी E1 मैकेनिज़्म को फेवर करते हैं और इसकी रीज़न ये होती है कि E1 मैकेनिज़्म के अंदर चूँकि कार्बोकेटाइन फार्म होना होता है सो जो सॉल्वेंट होगा वो जितना पोलर होगा वो कार्बोकेटाइन को उतना ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा और उसकी वजह से E1 मैकेनिज़्म जो है वो फेवर्ड होगी। मिसाल के तौर पे यहाँ पे जो एग्ज़ाम्पल ली हुई है ये साइक्लोहेक्सेनोल है, तो इसमें हमने दो चीज़ें यूज़ की हुई हैं। एक तो जो कैटालिटिक अमाउंट हम फास्फोरिक एसिड की यूज़ करेंगे और जो सॉल्वेंट यूज़ किया हुआ है वो पानी है, यानी हमने एक पोलर सॉल्वेंट जो है वो यूज़ किया हुआ। और तीसरी बात भी आप नोट करें कि रिएक्शन जो है इज़ गोइंग एट हाई टेम्परेचर। तो अब यहाँ पे इन सारी चीज़ों का रोल जो है वो क्या होगा। पहली बात तो ये है कि जो फास्फोरिक एसिड है उसका रोल ये होगा कि जो हाइड्रोक्साइड आयन होता है वो चूँकि अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता तो फास्फोरिक एसिड इसको प्रोटोनेट करेगा और जो लिविंग ग्रुप होगा वाटर होगा। और वाटर आप लोग जानते हैं कि बेटर लिविंग ग्रुप कंपेयर टू के हाइड्रोक्साइड। और पानी का रोल जो है वो यहाँ पे क्या है कि अगर रिएक्शन जो है वो E1 के थ्रू जो है वो प्रोसीड करेगा तो ऑब्वियस बात है कि कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा और कार्बोकेटाइन जो है वो चूँकि चार्ज कंटेनिंग स्पीशी होती है तो इस वजह से जो सॉल्वेंट जितना पोलर होगा उतनी बात जो है वो आसान रहेगी। सो हम ये वाली बात करते हैं कि E1 मैकेनिज़्म के लिए ये वाली बात आसान है कि अगर हम सॉल्वेंट जो है वो पोलर यूज़ कर रहे होते हैं। और जो बेस्ट E1 एलिमिनेशन है वो टर्शियरी अल्कोहल के साथ है। ये वाली एग्जांपल अब आप देखें कि इसमें जो हमने अल्कोहल यूज़ की है वो एक टर्शियरी अल्कोहल है और इसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ कर रहे हैं और अगेन हम जो सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं वाटर वो एक पोलर सॉल्वेंट है। तो इसमें ये होगा कि पहले स्टेप के अंदर जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो प्रोटोनेट करेगा OH को और उससे OH को प्रोटोनेट करने का फिर फ़ायदा ये होगा कि जो लिविंग ग्रुप है वो वाटर है और वाटर इज़ बेटर लिविंग ग्रुप देन हाइड्रोक्साइड, जिसके नतीजे में ये वाला कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा। और फिर फाइनली जब ये प्रोटॉन पुल ऑफ होगा और उस प्रोटॉन के निकल जाने के बाद ये वाली फाइनल प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म होगी। अब मिसाल के तौर पे ये एक बाईसाइक्लिक कंपाउंड है, इसमें एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हम ये वाली बात पहले कर लेते हैं कि E1 के थ्रू इसमें एलिमिनेशन क्यों पॉसिबल नहीं है, E2 के थ्रू इसमें एलिमिनेशन क्यों पॉसिबल नहीं है, ये इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे। मसलन ये वाला बाईसाइक्लिक कंपाउंड है और सेम वे हम कहते हैं कि हाइड्रोक्साइड चूँकि अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है तो हम कैटालिटिक अमाउंट इसमें एसिड की यूज़ कर लेते हैं। तो जब एसिड हम इसमें यूज़ करेंगे तो वो इसको प्रोटोनेट कर देगा, यानी जो लिविंग ग्रुप होगा फिर वो वाटर होगा और जब लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा तो जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा। अब यहाँ पे एक बात आप नोट करें कि ये जो कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ है ये
प्लेनर नहीं है। और इससे पीछे हम बात कर चुके हैं कि जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है, सो वो प्लेनर कार्बन होता है। तो चूँकि ये वाला कार्बन जो है ये प्लेनर कार्बन नहीं है, ये टेट्राहेड्रल कार्बन है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे कार्बोकेटाइन का बनना जो है वो पॉसिबल नहीं है। कार्बोकेटाइन की जो फेवर्ड फॉर्म होती है वो यही होती है कि ये प्लेनर स्पीशी होती है। तो यहाँ पे अगर हम इस तरह का कार्बोकेटाइन विलफर्ड्स पॉसिबल भी हो तो इसमें जो एम्प्टी ऑर्बिटल है वो sp3 ऑर्बिटल होगा, जो कि ज़ाहिर है हायर इन एनर्जी उतना ज़्यादा नहीं होता जितना कि 2p ऑर्बिटल होगा। जबकि इसके बरक्स हम जितने भी कार्बोकेटाइंस देखते हैं तो उसमें जो एम्प्टी ऑर्बिटल होता है वो हाई एनर्जी 2p ऑर्बिटल होता है। सो चूँकि यहाँ पे कार्बोकेटाइन का बनना पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे E1 मैकेनिज़्म जो है वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है।